ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का कला एवं संस्कृति का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम नितिन सिंघानिया बुक को कवर कर रहे हैं और नोट्स भी ले रहे हैं साथ में, और इसके प्रमुख पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इन लेक्चर सीरीज को पूरा कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, जिससे इसकी सीरीज को पूरा किया जाए। तो चौथी ईस्वी गुप्त काल को अब हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह के स्थान की चीजें देख ली हैं। मौर्य काल को देख लिया, मौर्योत्तर काल को देख लिया है। अब हम गुप्त काल पे आ रहे हैं। तो चौथी ईस्वी शताब्दी, चौथी ईस्वी शताब्दी मतलब 400 ईस्वी, है ना? चौथी ईस्वी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के आविर्भाव को, चौथी ईस्वी शताब्दी का मतलब क्या हुआ? चौथी ईस्वी शताब्दी, ठीक है। 400 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के आविर्भाव को बहुधा भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय वास्तुकला का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग, गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है। यद्यपि आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे, जो आरंभिक गुप्त शासक थे वो बौद्ध थे, उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। जो मंदिरों की वास्तुकला थी वो उत्तरवर्ती जो गुप्त काल हिंदू शासक थे उनके संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इसी प्रकार बौद्ध जैन कला भी गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची। मुख्य रूप से उत्तरवर्ती गुप्त शासक ब्राह्मणीय शासक थे, है ना? उन्होंने अन्य धर्मों के लिए उदाहरणीय सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। इस काल में भारत के उत्तरी मध्य भाग में विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव, भारत के पूर्वी भाग में भूरी भाग और साथ ही साथ मलाबार समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में शक्ति जैसे अन्य मुख्य देवों की पूजा की जाती है ना? तो किन देवों की पूजा की जाती है? भाग में शक्ति जैसे मुख्य देवों की पूजा की जाती है। अच्छा, अब वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। तो पहली है गुफाएं। गुफाओं में कैसी चित्रकारी होती थी? तो गुप्त काल के दौरान गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर होता रहा, तथापि गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गई। भित्ति चित्र भी बनाने लगे ऐसे छोटे छोटे, है ना? भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरणों में से कुछ अजंता व एलोरा की गुफाओं में देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, है ना? अजंता की गुफाओं के बारे में अब देख लेते हैं। तो कैसी थी अजंता की गुफाएं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिए। वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है, सीरीज है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में, या तो विहार या आवासीय है ना, दोनों विहार आवास मतलब एक ही चीज है, का प्रयोग किया, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया गया है। गुफाओं को ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी सन में विकसित किया गया, मतलब 200 ईसा पूर्व 200 बीसी से 650, है ना, 650 ईस्वी तक चालू किया गया है। ठीक है, मतलब 850 वर्षों में इनको धीरे धीरे बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं की मुख्य विशेषता क्या है? तो गुफा की संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया है। तो याद रखिए, जो गुफा संख्या 26 है, इसमें महापरिनिर्वाण है। और गुफा संख्या 19 में नाग राजा उसकी पत्नी के बारे में दिखाया गया है। तो जो पिक्चर है स्पेशल 26, तो उसमें स्पेशल में क्या है? महानिर्वाण है, ऐसा याद रखिए। ठीक है। अब अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, कौन थे? जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय के, उनके द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में
चित्रित किया गया। इन राजाओं में हर्षेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों में फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग कर निर्मित किया गया है। ये प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इन रंगों को स्थानीय वनस्पति खनिजों के प्रयोग से प्राप्त किया गया है। चित्रकारी की रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी और उसके बाद आंतरिक भाग में रंग भरा गया था। इसकी एक विशेषता चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति है। क्या विशेषता है कि नीला रंग बिल्कुल अनुपस्थित है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। ये चित्रकारियां सामान्य रूप से बौद्धवाद पर आधारित है। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था के दौरान, शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्रियों फायान और वेनसांग के यात्रा विवरणों से जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। अब देख लेते हैं हम चित्रकारी के तरीके कैसे हैं। तो ये जो चित्रकारी है तीन चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से की गई थी। चट्टान की सतह पर गोबर, तो हम देख रहे हैं चित्रकारी के क्या तरीके थे। चट्टान की सतह पर गोबर, धान की भूसी मिश्रित मिट्टी एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने के प्लास्टर का मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो था वो लेप लगाया जाता था। उसके बाद नम सतह पर रंगों और रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंजक रिस कर भीतर चले जाते थे। चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे, जैसे मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सराएं। तो ये देखिए मरणासन राजकुमारी की चित्रकारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताई गई है। अगला देख लेते हैं हम एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं क्या कहती हैं? एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्थल है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। 32 गुफाओं का समूह है, जिसमें से 16 गुफाएं ब्राह्मणी शैली, 12 बौद्ध शैली, 4 जैन शैली की हैं। गुफाओं के इन समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी में विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए ये गुफाएं कथानक वास्तुशास्त्रीय पद्धतियों के दृष्टिकोण की स्वाभाविक विविधता प्रदर्शित करती हैं। अजंता गुफाओं की तुलना में ये अधिक नवीन है। कौन सी? एलोरा की गुफाएं। इसमें गुफाएं 112 क्या हैं? बौद्ध का है, 13 से 29 हिंदू की हैं और 30 से 34 तो जैन धर्म की हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, 1 से 12 बौद्ध, फिर 13 से 29 हिंदू और फिर जैन। ठीक है, अगला इनके कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। तो एलोरा में कुछ गुफाएं हैं। गुफा संख्या 10 बौद्ध चैत्य गुफा विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है। गुफा चित्रकार की गुफा बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा यहीं पर स्थित है। गुफा संख्या 14 रावण की खाई कथानक पर आधारित है ना, रावण की खाई जो कथानक है उस पर आधारित है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने के संरक्षण में निर्मित किया गया और केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। 2 प्रसिद्ध जैन गुफाएं इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा हैं। गुफा 32 और 33 हैं। बाघ की गुफाएं देख लें। यह मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर 6वीं शताब्दी में निर्मित 9 बौद्ध गुफाओं में से एक है। यह वास्तुशास्त्रीय रूप से अजंता की गुफाओं के समान ही है। जूनागढ़ की गुफाएं, ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। असल में यही गुफाएं नहीं है, लेकिन कुछ भिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जैसे बाबा प्यारे ऊपरकट गुजरात में स्थित इन जूनागढ़ गुफाओं को एक अद्वितीय विशेषता प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं नासिक की गुफाएं। तो नासिक की गुफाओं में क्या है?
नासिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है। इसमें कितनी है? 24 बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता है। नासिक की गुफाएं पहली सदी ईस्वी मतलब कि 100 ईस्वी में गुफाओं पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव देखा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पदचिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों का उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई हैं, और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई जो महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव निरूपित करती हैं। यह स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली भी दर्शाता है। कौन सा? यही गुफाएं, और जो ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाब की उपस्थिति से इंगित होता है। मुंडपेश्वर की गुफाएं देख लेते हैं अब। ये गुफाएं क्या हैं? मुंबई के निकट बोरीवली में स्थित हैं। इन्हें मोंटपेश्वर गुफाएं के रूप में भी जाना जाता है। परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफाओं के रूप में इन्हें विकसित किया गया है, हालांकि बाद में इसे ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्थल के अवशेषों में नटराज, शिव, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां सम्मिलित हैं। चर्च और उसका समाधि क्षेत्र गुफा की सिवान के ऊपर स्थित है। अब उदयगिरी की गुफाएं देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं ब्रह्मवश उड़ीसा की उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ना समझें, बात समझ रहे हैं? उदयगिरी की गुफाएं ब्रह्मवश उड़ीसा की उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ना समझें। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में प्रारंभ में 5वीं सदी में बनाई गई, 5वीं सदी में ईस्वी में बनाई गई उदयगिरी गुफाएं पहाड़ की भित्ति पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वराह या विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। इन गुफाओं में स्थित मूर्तियां प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक हैं। इसमें शिव, नरसिंह, अर्धनर, नारायण विश्राम करते विष्णु और स्कंद को समर्पित गुफाएं भी हैं। अब स्तूप देख लेते हैं यहाँ के। गुप्त काल के दौरान, अब ये गुप्त काल के स्तूप चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने गुफाएं देखी। गुप्त काल के दौरान स्तूपों का निर्माण होना कम हो गया, तथापि बनारस के पास सारनाथ का धमेक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो बनारस के पास सारनाथ है उसका बना जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप इस काल के स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब मूर्तियां देख लेते हैं। स्तूप यही प्रमुख था। मूर्तियों की बात हो जाए तो गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्ति में नई शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का प्रयोग थी। इस शैली की मूर्तियां विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थी और इनमें किसी प्रकार की नग्नता नहीं थी। बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित आभा मंडल गहनता पूर्वक अलंकृत किया गया। सुल्तानगंज के बुद्ध 7.5 फीट की ऊंचाई। उदाहरण क्या है? सुल्तानगंज के बुद्ध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7.5 फुट है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख और लेख। महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख और लेख जो गुप्त काल से संबंधित हैं। तो सोहगोरा ताम्रपत्र के रूप में प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख हैं जो अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख करते हैं। यह भारत में अशोक काल के पूर्व के बहुत क्रम ब्रह्मी अभिलेखों में से एक है। अशोक के अभिलेख हैं, ये तो सोहगोरा ताम्रपत्र हैं। अब अशोक के अभिलेख अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंड, गुफा भित्तियों पर 33 अभिलेखों के संग्रह हैं, जिन्हें 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। ये अभिलेख पूरे देश में फैले हैं और बौद्ध धर्म के पहले मूर्त साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जटिल साम्राज्य द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर समस्याएं हल करने के लिए ये अभिलेख धर्म के संबंध में अशोक के विचारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये लेख विभाजित है किसमें? स्तंभ लेख। पहले कौन सा? स्तंभ लेख हो गया, उसके बाद बृहत राजादेश, फिर बृहत शिलालेख।
तो अब देख लेते हैं बृहत राजा देश में 14 राजा देश हैं, जिनमें से एक से 14वां कहा जाता है। उड़ीसा में 2 अलग राजा देश मिले हैं। अब बृहत शिलालेख में देख लें तो लघु राजा देश है, रानी का आदेश है, बराबर की गुफाओं का शिला अभिलेख है और कांधार का द्विभाषी अभिलेख है। ठीक है, ये अभिलेख बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण प्रदर्शित करते हैं। ये अभिलेख क्या प्रदर्शित करते हैं? बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण। ये अभिलेख अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार और विकास करने का उसका प्रयास करते दर्शाते हैं। ये लेख विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं और बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित हैं। किस पर केंद्रित है? नैतिक उपदेशों और सामाजिक उपदेशों पर। ये अभिलेख इन विषयों के चारों ओर घूमते हेरु बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण, बौद्ध धर्म प्रसारित करने के उनके प्रयासों का विवरण, उनके नैतिक और धार्मिक आदेश, उनके सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम, इन सभी विषयों का चारों ओर जो है घूमते रहते हैं। इन विषयों पर अभिलेख हैं। ठीक है, ईश्वर का प्रिय सेवक देवानाम प्रियदर्शी बताता है ना। अशोक अपना नाम क्या बताता है? देवानाम प्रियदर्शी। अशोक के साथ देवानाम प्रियदर्शी की पहचान की मास्की से मिले अभिलेख से पुष्टि होती है। किससे? मास्की से मिले अभिलेख से। भारत के पूर्वी भाग में पाए गए अभिलेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके मगधी प्राकृत में लिखे गए हैं। अब अगला देख लेते हैं रुम्मनदेही अभिलेख, स्तंभ लेख जो लुम्बिनी में है। ये अभिलेख लघु स्तंभ लेखों के अंतर्गत आते हैं। इनमें सम्राट अशोक का समर्पण अभिलेखित करने वाले अभिलेख सम्मिलित हैं। ये अभिलेख भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी रुम्मनदेही रूपनदेही जिला नेपाल की अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है। अशोक ने लुम्बिनी को कर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया और अनाज का उसका योगदान का 1/8वां निश्चित किया गया। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख देख लीजिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया है। प्रयाग का अर्थ होता है किसी चीज, किसी वस्तु, व्यक्ति का मिलन स्थल। प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है क्योंकि यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन स्थल संगम है। प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा होता है, यह स्तवन है। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्णित की गई थी। बाद में इसे इलाहाबाद के किले में ले जाया गया। हालांकि अशोक का स्तंभ लेकिन इसमें 4 अलग अलग अभिलेख हैं। अर्थात जैसा कि सभी स्तंभ लेखों में ब्राह्मी लिपि में अशोक का सामान्य अभिलेख। दूसरा क्या है? अशोक की पत्नी कारुवाकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन करने वाला रानी का अभिलेख। तीसरा क्या है? संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में हर्षेण द्वारा लिखित समुद्रगुप्त 335 ईस्वी 375 ईस्वी का अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन है। घा क्या है? फारसी में जहांगीर का अभिलेख। तो ये 4 अभिलेख इसमें हैं। अब देख लेते हैं मेहरौली का अभिलेख। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। बात समझ रहे हैं? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। इसमें जंग नहीं लगती। यह लौह स्तंभ भगवान विष्णु के समान विष्णु पद के रूप में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा खड़ा करवाया गया था। ठीक है, यह स्तंभ चंद्रगुप्त को अपने एकजुट शत्रुओं के संघ के विरुद्ध लड़कर वंग देश की विजय का श्रेय देता है। बात समझ रहे हैं? जो चंद्रगुप्त ने अपने शत्रुओं को हराया था उसका श्रेय देता है। यह युद्ध में उनकी वाकटकों पर विजय का श्रेय देता है जो सिंधु के 7 मोहनों पर लड़ा गया। मतलब ये चंद्रगुप्त के विजयी होने का जो है व्याख्यान करता है। ऐसा है। कलसी नगर अपने धरोहरों के महत्व के लिए जाना जाता है। यमुना नदी के तट पर चकराता और देहरादून के बीच स्थित एक छोटा सा नगर है।
कलसी का अशोक का अभिलेख अद्वितीय रूप से अनूठा है, क्योंकि कलसी उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थल है। उत्तर प्रदेश का स्थल है कलसी, जहां महान मौर्य सम्राट के 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्णित करवाया गया है। मतलब 14 शिलालेख का जो समुच्चय था एक साथ उत्कीर्णित करवाया गया। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी है। शिलालेख 450 ईसा पूर्व के आसपास उत्कीर्णित करवाया गया था। कॉर्टेज पत्थर से बना है, 8 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा है। इसी शिलालेख में मतलब 14 जो थे सभी को लिखवा दिया गया। ये शिलालेख बौद्ध धर्म अपना लेने पर अपने आंतरिक प्रशासन में अशोक का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही यह अहिंसा, युद्ध निषेध के प्रति प्रतिबद्धता की नीतियों को भी दर्शाते हैं। मतलब अहिंसा नहीं करेंगे, युद्ध निषेध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं। यह अभिलेख उसके द्वारा आध्यात्मिकता का मार्ग ग्रहण कर लेने के बाद उनके जीवन पर प्रकाश भी डालते हैं कि हमने आध्यात्मिकता ग्रहण कर ली है। अब देख लेते हैं मास्की का अभिलेख। तो मास्की 7वां अभिलेख हम देख रहे हैं। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल तुंगभद्रा नदी के सहायक नदी मास्की नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से सम्राट अशोक का लघु राजादेश मिला है। क्या मिला है? लघु राजादेश। यह राजादेश सम्राट अशोक का पहला वैसा राजादेश है जिसमें देवानाम प्रिय व प्रियदर्शी की बजाय अशोक नाम का उल्लेख है। यह अभिलेख धर्म शासन का साक्षी है और लोगों से बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों मतों का पालन करने को कहता है। इसके अतिरिक्त इसे अभिलेख में उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा नदी तक मौर्य शासन का प्रसार का पता चलता है। मास्की अभिलेख से यह पता चलता है कि उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा नदी तक मौर्य शासन था। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वां कलिंग राजादेश। वर्तमान में उड़ीसा में कलिंग अभी भी अपनी हजारों वर्ष पुरानी विरासत के साक्षी के रूप में खड़ा है। कौन? कलिंग। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की युगांतरकारी घटना थी। उसने न केवल दिग्विजय की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दी, बल्कि साथ ही अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म का पालन करने का भी निर्णय लिया। इस शिला राजादेश के समुच्चय में अशोक के प्रसिद्ध 14 राजादेशों में से 11 सम्मिलित हैं। राजादेशों की भाषा मगधी प्राकृत है और लिपि आरंभिक ब्राह्मी है। 11वें और 12वें और 13वें राजादेश के स्थान पर कलिंग राजादेश के नाम से 2 विशेष राजादेश सम्मिलित किए गए हैं जो शांति और सुलह समझौता का वर्णित करते हैं, और इनका उद्देश्य कलिंग के नवविजित लोगों का प्रशमन करना है। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। ऐहोल से कई अभिलेख मिले हैं, किंतु मेगुती मंदिर से मिला अभिलेख, जिसे लोकप्रिय रूप से ऐहोल अभिलेख के रूप में जाना जाता है, चालुक्यों की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। अभिलेख संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा है। किसमें लिखा है? संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा है। इस अभिलेख में पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय तथा और पल्लवों पर चालुक्यों किसके पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लवों पर चालुक्यों के विजय का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह अभिलेख ऐहोल से बादामी राजधानी स्थानांतरण का भी उल्लेख करता है। 610वीं ईस्वी और 642 ईस्वी तक शासन करने वाले पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा इसे लिखा गया है। किसको? ऐहोल अभिलेख को। हाथी गुम्फा अभिलेख देख लेते हैं अब हम। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुम्फा अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के रूप में 2री सदी ईसा पूर्व में राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, भाषा कौन सी? प्राकृत ब्राह्मी लिपि
70 पंक्तियां हैं। उदयगिरी की गुफाओं में मिला हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृति जैन धर्म के एक संरक्षक के रूप में खारवेल के इतिहास की भांति है। अब हम देखते हैं मंदिरों की वास्तुकला। तो मंदिरों की वास्तुकला कैसी थी? वर्गाकार गर्भगृह, खंभों से युक्त द्वार मंडप। खंभों से कैसे थे युक्त? द्वार मंडप थे, जो खंभ थे ऐसे ऐसे लगे उनसे जुड़े हुए द्वार मंडप थे, ऐसे ये द्वार के साथ गुप्त काल के मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव हुआ। प्रारंभिक चरणों में मंदिर सपाट छत वाले थे। पहले कैसे थे? ऐसे ऐसे करते और सपाट छतें थी इनकी, ऐसे एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए होते थे। कालांतर में तक्षित गढ़े हुए शिखरों से युक्त मंदिर का क्रमिक विकास हुआ। इस क्रमिक विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में देख लेते हैं क्या है। इस चरण में मंदिर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मंदिर में सपाट छत होती थी। मंदिरों का आकार वर्गाकार होता था। द्वार मंडप पोर्टिको को उथले स्तंभों पर निर्मित किया जाता था। जो मंडप था पोर्टिको, उसको उथले स्तंभों पर निर्मित किया जाता। संपूर्ण संरचना को कम ऊंचाई के मंचों जगती पर निर्मित किया जाता। उदाहरण क्या है? सांची में निर्मित मंदिर संख्या 17 है ना। अगला देख लेते हैं, ये देखिए सांची में स्थित मंदिर। द्वितीय चरण देखते हैं, तो द्वितीय चरण में क्या हुआ है। इस चरण में निर्मित मंदिरों में अधिकतर विशेषताएं पूर्व चरण की ही बनी रही, तथापि मंच जो वेदी थी अधिकतर ऊंचे या उभार प्रदान किए गए होते थे। कहीं कहीं 2 मंजिला मंदिर के उदाहरण भी प्राप्त हैं। इस चरण का एक महत्वपूर्ण संयोजन गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ मार्ग। इस मार्ग को प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयोग किया जाता था। मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती का मंदिर। ठीक है, ये देखिए पार्वती का नचना कुठार का मंदिर। अब तृतीय चरण देख लें। इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर शिखरों का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? तीसरे चरण में शिखर बनाए गए, ऐसे 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 करके शिखर बनाए गए। ठीक है, यद्यपि वे अभी भी बहुत ही कम ऊंचाई के थे और लगभग वर्गाकार अर्थात वक्र रेखीय थे। मंदिर को बनाने की पंचायतन शैली का आरंभ हुआ। मंदिर बनाने की पंचायतन शैली में प्रमुख देवता के मंदिर के साथ 4 गौण देव मंदिर होते हैं, मतलब बीच में प्रमुख मंदिर और 4 इधर साइड में गौण मंदिर होते हैं। इसके सामने लंबा मंडप होता है जिससे इसका आकार वायताकार हो जाता है। गौण देव मंदिर को मंडप के प्रत्येक एक और एक दूसरे के सम्मुख स्थापित किया जाता है। इस प्रकार मंदिर का भूविन्यास क्रूसिफाइड का आकार का हो जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर। देवगढ़ का कौन सा? दशावतार मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर इसके उदाहरण हैं तृतीय चरण के। तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जो है इसमें शिखर को उठाया गया है ना। अब चतुर्थ चरण देख लेते हैं। इस चरण के मंदिर लगभग एक ही जैसे थे। एकमात्र अंतर यह हुआ कि मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया। मुख्य जो मंदिर था अधिक शोलपुर का तीर मंदिर। पंचम चरण में क्या हुआ? इस मंदिर में बाहर की ओर उथले आयताकार किनारे वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। इससे पहले 6 के चरणों में शेष सभी विशेषताएं भी पूर्ववत जारी रही। राजीगर का मनियार मठ, ये देखिए आप देख लीजिए भाई। मंदिर की वास्तुकला की शैलियां देख लीजिए। मंदिर वास्तुकला की शैलियां नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली है ना, वैसर शैली, होयसल शैली, विजयनगर कला और पाल शैली। हिंदू मंदिर के मूल रूप से निम्नलिखित अवयव मिलते हैं। एक तो होता है गर्भगृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गर्भगृह। इसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य रूप से कक्षिका अर्थात छोटा कक्ष होता है जिसे मंदिर में मुख्य देवता का स्थापित किया जाता है। मंडप यह मंदिर का प्रवेश स्थल होता है जहाँ कोई द्वार, मंडप या सभा भवन हो सकता है। इसे सामान्य रूप से बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान देने हेतु तो अभिकल्पित किया जाता है। शिखर यह पर्वत जैसा शिखर होता है। इसका आकार पिरामिडीय से वक्ररेखीय के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाहन होता है।
यह प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता है। इसे पवित्रम स्थल के ठीक सामने स्थापित किया जा सकता है। स्थानीय शासकों के संरक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तुकला की विभिन्न शैलियां विकसित, जैसे हमारे शिव मंदिर में जो है सामने नंदी जी रहते हैं तो उनका वाहन है ना। इस तरीके से कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब वास्तुकला की नागर शैली देख रहे हैं हम। अगला टॉपिक आ रहा है वास्तुकला की नागर शैली क्या है। तो 5वीं शताब्दी मतलब 500 ईस्वी में के पश्चात भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक विभिन्न शैली विकसित हुई जिसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। कहाँ हुई? उत्तरी भाग में। ठीक है। नागर शैली के अंतर्गत देश के पश्चिमी, मध्य, पूर्वी में विभिन्न उप शैलियों का उद्भव हुआ। नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं? मंदिर में सामान्य रूप से मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रूस आकार के भू विन्यास पर गौण देव मंदिरों की स्थापना की जाती थी। मुख्य देव मंदिर के सामने सभाकक्ष मंडप स्थित होता था। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों, गंगा, यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक, जलाशय नहीं होता था। मंदिर को सामान्य रूप से भूमि के से ऊंचे बनाए गए मंच पर निर्मित किया जाता था। द्वार मंडप के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। शिखर सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। एक कैसे होते थे? लतिन या रेखा प्रसाद, फमसाना या वल्लभी। तो ये आधार पर क्या लतिन कैसे होते थे? ये वर्गाकार होते थे। शीर्ष पर स्थित बिंदु की ओर दीवारें अंदर की ओर वक्रित हो जाती थी, अंदर की ओर वक्र और ऐसे शीर्ष की ओर। इस प्रकार के शिखर का आधार जो फमसाना था अधिक चौड़ा होता था। लतिन की अपेक्षा उनकी चौड़ाई कम होती थी। वे शीर्ष बिंदु की ओर सीधे रेखा में ढलान निर्मित करते थे। वल्लभी इनका आधार आयताकार होता था। छतें गुंबदाकार प्रकोष्ठ का निर्माण करती थी। इन्हें अर्धगोलाकार छतें भी कहते हैं। शिखर का ऊर्ध्वाधर शीर्ष एक क्षैतिज नाली युक्त चक्र के रूप में समाप्त होता था, है ना। शिखर का जो ऊर्ध्वाधर शीर्ष है वो एक क्षैतिज नाली युक्त चक्र के रूप में समाप्त, जिसे आमलक कहा जाता था। इसके ऊपर गोलाकार आकृति को स्थापित किया जाता था जिसे कलश कहते थे। ऐसे करके ऊपर कलश एक स्थापित किया जाता था। मंदिर के अंदर दीवारों की 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया जाता था जिन्हें रथ कहा जाता था। ऐसे मंदिर तिरथ मंदिर के रूप में जाने जाते। बाद में पंचरथ, सप्तरथ, यहाँ तक कि नवरथ मंदिर भी बनाए गए। मंदिर के इन विभागों में कथात्मक मूर्तियां, नैरेटिव स्कल्पचर बनाई जाती थी। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था जो ढका हुआ होता था। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा नहीं होता था और प्रवेश द्वार भी नहीं होता था। ठीक है। ये हमने नागर शैली को पढ़ा है जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आधारभूत नागर वास्तुकला में क्या क्या चीजें होती थी। एक तो मार्ग होता है, एक ऊपर उठा हुआ चबूतरा है। ये क्या है? ऊपर उठा हुआ चबूतरा है। फिर गर्भगृह है, इसमें यहीं पर ही पूजा मेन जो देव हैं उनको स्थापित किया जाता है। स्तंभ दरवाजे हैं, ये स्तंभ वाले दरवाजे होंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। फिर शिखर है। ठीक है। इसी के 4 तरफ जो देव मंदिर बनाए गए वो क्या है? वो पंचायतन 4 प्रमुख बीच में और गौण किनारे। इस तरीके से ये देख लीजिए, ये त्रिरथ है, ये पंचरथ है और ये सप्तरथ है। तो यहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इधर, है ना। 1 2 3 4 और 5 6 7। तो ये सप्तरथ हो गए, 7 इधर 7 इधर ऐसे। ये हो गए पंचरथ। ठीक है। इस तरीके से कुछ ज्यामिति पैटर्न नागर शैली के अंतर्गत उभरी 3 उपशैलियां हैं। त्रिरथ, ये चीजें हैं 3 नागर शैली के अंतर्गत 3 उभरी उपशैलियां कौन सी? ये आपका आएगा जरूर कि नागर शैली जो उत्तर भारत में विकसित हुई थी, इस पर एक आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखिए। तो इसमें आपको उपशैलियां, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, इनको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो उड़ीसा शैली आप देख लीजिए। कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में मंदिर वास्तुकला की एक अलग शैली विकसित हुई। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती, जिन्हें भीतरी दीवारों को बिना नक्काशी के ही रखा जाता था। ड्योढ़ी पोर्च में खंभों का उपयोग नहीं किया जाता था, बजाय छत के लोहे को गार्डरों से सहारा दिया जाता था। शिखर का रेखा
शिखर को रेखा देवल कहा जाता था। लगभग ये छत छत जैसे होते थे जो शीर्ष को एकदम तरफ मुड़े हुए थे, शीर्ष पर एकदम से अंदर की तरफ मुड़े हुए होते थे। उड़ीसा शैली के मंडप को जगमोहन नाम से जाना जाता है। मंदिर मुख्य मंदिर वर्गाकार होता था। उड़ीसा शैली के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर के समान ही परकोटे से घिरे हुए होते थे। ठीक है, रेखा देवल, कलश, आमलक। तो ये ऊपर क्या है, ये है रेखा देवल, ये ऊपर वाला। फिर यहाँ पे ये कलश हो गया, फिर ये आमलक हो गया, ये भूमि हो गई, ये अमला हो गए जो रेड रेड है। फिर बीच में क्या है, राहपगा है, और ये जगमोहन है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका उड़ीसा की नागर शैली है। उड़ीसा वास्तुकला शैली में मंदिर की आधारभूत संरचना इस तरीके से। उदाहरण क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जो कि आप फिगर्स में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं खजुराहो शैली। तो खजुराहो शैली को हम देखते हैं। खजुराहो शैली मध्य भारत में चंदेल शासकों, किन शासकों द्वारा थी, किन शासकों द्वारा थी, मध्य भारत में चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित की, जिसे खजुराहो शैली या चंदेल शैली के नाम से जाना जाता है। तो खजुराहो कहाँ से संबंधित है, मध्य भारत, मतलब एमपी के चंदेलों से संबंधित है। यहाँ की मंदिर निम्न विशेषताएं थी। इन मंदिरों में बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी थी, बाहर भीतर दोनों। इनकी नक्काशियों की मूर्तियां आमतौर पर कामुक शैली की थी, मतलब सेक्सी पोज में, और वात्स्यायन की रचनाएं कामसूत्र पर आधारित थी। ये मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए थे। इन मंदिरों में 3 कक्ष होते थे, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। कुछ मंदिर में गर्भगृह तक जाने के लिए गलियारा होता था, जिसे अंतराल कहते थे। मतलब मेन गर्भगृह में जाने के लिए वहां पे पहले गलियारा होता था, उससे होकर जाइए। आमतौर पर मंदिर पूर्वमुखी और या उत्तरमुखी होते थे, या तो ये इस डायरेक्शन में पूर्वमुखी और या इस डायरेक्शन में उत्तरमुखी होते थे। मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का पालन किया जाता था। सहायक मंदिरों में भी रेखा प्रसाद शिखर होते थे, रेखा प्रसाद शिखर होते थे, जिससे मंदिर समूह एक पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते थे। मतलब मंदिर समूह, एक मंदिर ये, दूसरा मंदिर ये, ऐसे ही ऐसे ही, तो कैसे लगते थे, पर्वत समूह है जैसे ये। इन मंदिरों के अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। उदाहरण क्या है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, फिगर में आप देख लीजिए, लक्ष्मण मंदिर। तो क्या है, बाएं में क्या है, विश्वनाथ मंदिर है। खजुराहो की कामुक मूर्तियां हैं, देख रहे हैं आप। अब देख लेते हैं हम सोलंकी मंदिर, जो कि हमारा आखिरी सोलंकी शैली है वास्तुकला की उत्तर भारत में। ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला, वास्तुकला है जो मंदिर जिनसे बनाए जाते थे। ठीक है, तो सोलंकी शैली क्या है, गुजरात और राजस्थान सहित भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सोलंकी शासकों के संरक्षण में, कहाँ कहाँ, गुजरात और राजस्थान, भाई ऐसे हमारा भारत है इस तरीके से। तो यहाँ है गुजरात, यहाँ राजस्थान, पड़ोस ही पड़ोस है। उत्तर पश्चिम में सोलंकी शासकों में के संरक्षण में यह शैली विकसित हुई। इस शैली की निम्नलिखित विशेषताएं, मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित थी, गर्भगृह अंदर और बाहर दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा होता था, जो मंडप था वो गर्भगृह दोनों से जुड़ा होता था। बरामदे में सजावटी धनुषाकार द्वार होते थे, जिन्हें तोरण कहते थे। इन मंदिरों की एक अनूठी विशेषता थी, मंदिर परिसर में एक बावड़ी थी पानी पीने के लिए, जैसे सूर्य कुंड कहा जाता था। बावड़ी की सीढ़ियां, छोटे छोटे मंदिर हैं, सीढ़ियों पर क्या थे, बावड़ियों की, जैसे ऐसे करके बावड़ियां बनाई गई, और ये जो सीढ़ियां थी ऐसे ऐसे करके जाती थी, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बना देते थे। ये बावड़ी, यहाँ नीचे पानी भरा होता था। इन मंदिरों में लकड़ी की नक्काशी की गई है। ठीक है, बावड़ियों को आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, ये मंदिर विभिन्न पत्थरों के बने हुए थे। जैसे ये देखिए बावड़ी है ये, तो यहाँ पे ऐसे 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 करके सीढ़ियां बनी है, और यहीं पे छोटे छोटे मंदिर हो जाते थे, ऐसे 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 ऐसे।
ये विभिन्न पत्थर के बने हुए, जैसे बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, नरम संगमरमर। अधिकांश मंदिर पूर्वमुखी हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। मंदिरों को इस तरह बनाया गया है कि विषुवों के दौरान सूरज की किरणें सीधे मुख्य मंदिर पर पड़ती हैं, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर देख लीजिएगा आप फिगर में, हम आपको दिखवा देंगे, हैं। आगे क्या है, दक्षिण भारतीय कला। अब जो दक्षिण भारतीय की कला है इसको हम अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे और इसको पढ़ेंगे और आपको फिगर वाइज हम दर्शन करवाएंगे, और इसको आप रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, नोट्स भी हम इसको फिगर में डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये है लेक्चर 3 कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की बुक से। धन्यवाद। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।